विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं कक्षा द्वादश, एकादश और दशम के विद्यार्थियों के लिए आज के इस अपने लेक्चर में आपको वाक्य के बारे में बताना चाहूँगा। वाक्य क्या है? सबसे पहले भी जाने, सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जो एक संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है। और व्याकरणिक भाषा में जहाँ कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, हम उसे ही संपूर्ण वाक्य का दर्जा दे सकते हैं। दूसरी तरफ इसका अपवाद भी है कि संवाद शैली में, डायलॉग सिस्टम में हम एक शब्द और एक वर्ण को भी वाक्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने किसी से कहा, क्या आपने खाना खा लिया? उसने उत्तर दिया, हाँ। पूरा वाक्य रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ शब्द इस बात का परिचायक है कि उन्होंने खाना खा लिया, और एक वर्ण ने ये स्पष्ट कर दिया, पूरे वाक्य का अर्थ उनको समझ में आ गया। दूसरी तरफ एक शब्द भी एक वाक्य का काम करता है संवाद शैली में। शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, आप घर कब गए थे? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, कल। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि संवाद शैली में एक शब्द और एक वर्ण भी एक वाक्य का काम करता है। और ये वाक्य छोटे, पैने, प्रसंगानुकूल और चुटकुले होने चाहिए। लिखते समय हम या बोलते समय व्याकरण की सुविधा से वाक्यों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य हमारी अधूरी शिक्षा की निशानी है, और इन वाक्यों को हम कैसे शुद्ध करेंगे, आइए स्टेप वाइज हम इनको कुछ इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले, वाक्यों में लिंग वचन जिसका क्रिया के साथ अन्वयी या मेल नहीं होता, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा उचित नहीं है, उसे गलत मानते हैं। व्याकरण इसीलिए शास्त्र माना जाता है। शास्त्र वह है जो शासन करे। आइए कुछ अशुद्ध उदाहरण के माध्यम से हम आपको शुद्धिकरण की दुनिया की तरफ ले चलते हैं। आप देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ती है, सुनने और पढ़ने वाला तुरंत समझ जाएगा कि यह गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। राम पुल्लिंग है, कर्ता है, एक वचन है, और पढ़ती है क्रिया, ये स्त्रीवाचक और एक वचन है। इसलिए जब कर्ता के साथ उसका चिन्ह ना लगा हो तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसीलिए यहां बनेगा, राम पुस्तक पढ़ता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राम पुल्लिंग है, राम कर्ता है, और जब कर्ता के साथ उसका चिन्ह नहीं लगा होता तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य की क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। यहाँ पर राम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए पढ़ता है, पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। उसी तरह दूसरे वाक्य में आप देखेंगे, सीता घर जाता है। ये वाक्य भी अपने आप में गलत है। गलत क्यों है? हम व्याकरण की दृष्टि से देखें कि यहाँ भी सीता जो है वो सब्जेक्ट है, कर्ता है, सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इसके साथ उसका कर्ता का चिन्ह नहीं दिया हुआ। ऐसी स्थिति में हम जो जाता है पुल्लिंग एक वचन की क्रिया, उसको प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये स्त्रीलिंग एक वचन है, कर्ता, तो उस वाक्य की क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन की होगी, अर्थात सीता घर जाती है।
जाता है की जगह जाती है। यही है लिंग और वचन। जब कर्ता के साथ उसका चिन्ह और कर्म के साथ उसका चिन्ह ना लगा हो, दोनों परिस्थितियों में उस वाक्य का कर्ता के अनुसार ही उस वाक्य की क्रिया का प्रयोग होगा। अगर कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन की होगी। अर्थात जो लिंग, जो वचन, जो कारक कर्ता का है वही क्रिया का भी होना चाहिए। यही शुद्धिकरण का पहला नियम है। आइए इनको क्रमबद्ध रूप में हम देखें। लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियां। प्रायः लिंग और वचन का सही प्रयोग, क्रिया से मेल खाने वाला प्रयोग हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें उस वाक्य में अशुद्धि या त्रुटियां मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इसके लिए पहला स्टेप जो देखेंगे का में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, नियम लिख नहीं रहा हूं। समय की बचत और समझने के लिए आपको थोड़ी तन्मयता और ध्यान की एकाग्रता की आवश्यकता है। पहले में जब वाक्य के कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने ना लगा हो और वाक्य के कर्म के साथ भी उसका चिन्ह को ना लगा हो, दोनों परिस्थितियों में उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होगी। एक बार फिर से गौर कीजिए। अगर कर्ता और कर्म के साथ उनके चिन्ह क्रमशः ने और को न लगे हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। आइए हम उदाहरणों से इस बात को सिद्ध करते हैं। राम घर जाता है। अब इसमें कर्ता राम है, कैसे पता करेंगे कि राम करता है? इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि जो वाक्य क्रिया अंत में है उसे हम कौन का प्रश्न करेंगे और कौन का प्रश्न करने के बाद जो उत्तर में आएगा वही उस वाक्य का कर्ता होता है। राम घर जाता है तो हमने क्रिया जाता है से प्रश्न किया कौन जाता है, तब उत्तर मिला राम। तो राम सब्जेक्ट है, कर्ता है और कर्ता क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया को संपादन करने वाला ही उस वाक्य का कर्ता होता है। आइए, राम घर जाता है। राम कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, जाता है क्रिया हो गया। तो घर कर्म है, कैसे पता करेंगे? क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वो कर्ता होता है। क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए वही वाक्य का कर्म होता है। यहां पर हम प्रश्न करेंगे राम घर जाता है। कौन जाता है? राम घर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपका, श्याम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर कौन पढ़ता है? उत्तर मिला श्याम। तो श्याम इस वाक्य का कर्ता होगा। पढ़ने की क्रिया को अंजाम देने वाला श्याम है, इसलिए वो कर्ता है। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे जो उसको अभीष्ट होता है उसी को कर्म कहते हैं। कर्म की पहचान के लिए हम क्रिया से क्या या किसको का सवाल करेंगे और जो उत्तर में आएगा वही उस वाक्य का कर्म होगा। उदाहरण के लिए हम इस वाक्य को देखते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ता है क्रिया है। तो हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? उत्तर प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलेगा पुस्तक। तो पुस्तक क्या का उत्तर है, इसलिए कर्म है। तो श्याम पढ़ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। अब हम देखेंगे
कि श्याम पुस्तक पढ़ता है में श्याम कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने नहीं लगा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ उनके चिन्ह नहीं लगे होते तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। यहां आप देखेंगे श्याम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए पढ़ता है पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्लियर? अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे खा के रूप में, जहां पर जो पहला आपने देखा कि जब कर्ता और कर्म के साथ चिन्ह ना लगा हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। और दूसरा सूत्र, दूसरा फार्मूला आपका है, यदि वाक्य के कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को, यदि वाक्य के कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने लगा हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न होकर उस वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। बच्चों यहां ध्यान देने योग्य बात है, जब कर्ता के साथ उसका चिन्ह लगा हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। और यहां एक ध्यान देने योग्य बात है कि कर्ता के साथ उसका चिन्ह केवल एक काल में लगा होता है और वो काल है भूतकाल, अतीत, वर्तमान और भविष्य में तो कर्ता के साथ उसका चिन्ह लगा रहता है। जैसे आपका नहीं लगा रहता वर्तमान और भविष्य में, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ेगा, लेकिन पास्ट टेंस में, भूतकाल में हम बनाएंगे तो राम ने पुस्तक पढ़ी। अब आप ध्यान दीजिए, पढ़ने वाला पुल्लिंग है, एक वचन है और हम वहां इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ी, स्त्रीवाचक। तो आप ध्यान दीजिए, इसका कारण है कि राम करता है, कर्ता के साथ उसका चिन्ह लगा हुआ है, राम ने, और पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया स्त्रीलिंग और एक वचन की प्रयुक्त हुई पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। दो उदाहरण और देखिए इसका। राम ने रोटी खाई। अब आप यहां देख सकते हैं कि राम पुल्लिंग है, करता है, एक वचन है, और खाई जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग न होकर कर्म के अनुसार हुआ। क्यों? क्योंकि रोटी कर्म है, क्या खाई? रोटी खाई। रोटी कर्म है और कर्म ये स्त्रीलिंग और एक वचन है, इसीलिए खाई क्रिया स्त्रीलिंग और एक वचन का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे राम पुल्लिंग है, स्त्री लिंग है रोटी, और रोटी स्त्रीलिंग होने के नाते क्रिया खाई का प्रयोग किया गया। इसी का उल्टा उदाहरण आप देख सकते हैं। सीता ने सेब खाया, राम ने रोटी खाई, सीता ने सेब खाया। सीता स्त्रीलिंग है, उसके साथ उसका चिन्ह ने लगा हुआ है, इसलिए वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। सेब पुल्लिंग है, इसलिए खाया, जबकि खाने वाली स्त्री है सीता, फिर भी यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा स्टेप आप देखें, पहला आपका हो गया कि कर्ता के साथ और कर्म के साथ उसका चिन्ह ना लगा हो तो क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। दूसरा स्टेप आपने देखा कि जब कर्ता के साथ उसका चिन्ह लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। तीसरा स्टेप आप देखेंगे जहां कर्ता के रूप में एक ही लिंग के कई कर्ता और के साथ जुड़े हों, ऐसी स्थिति में वहां उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होगी।
वहां क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयुक्त होगी। अगर सारे कर्ता पुल्लिंग के हैं और से जुड़े हुए हैं, समान लिंग के हैं, तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन की। उसी तरह सारे कर्ता अगर स्त्रीलिंग हैं और से जुड़े हुए हैं, तो उस वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त होगी। उदाहरण देखिए, रमेश, सुरेश और गणेश खेलते हैं। यहां पर रमेश, सुरेश, गणेश तीनों पुल्लिंग हैं और से जुड़े हुए हैं, और कनेक्टर से, योजक से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहां क्रिया खेलते हैं पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आप देखिए, सीता, रमा और रेखा दौड़ती हैं। तो यहां सीता, रमा और रेखा तीनों स्त्रीलिंग की हैं, और स्त्रीलिंग होने के बाद और कनेक्टर से, योजक से जुड़ी है, इसलिए इसकी क्रिया दौड़ती है यहां बहुवचन, उसी लिंग में और बहुवचन में प्रयुक्त हुआ। एक बार फिर से देखिए, कर्ता यदि समान लिंग के हों, एक से अधिक हों और से जुड़े हुए हों, तो उस वाक्य की क्रिया जो है उसी लिंग के बहुवचन में प्रयोग होगी। और दूसरा, यदि समान लिंग के कर्ता और से जुड़े हों, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे सीता, रमा और रेखा दौड़ती हैं। सीता, रमा और रेखा ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, इसलिए यहां पर होगा दौड़ती हैं। मैं चाहूंगा दोनों का अंतर एक बार फिर से समझिए। समान लिंग के कर्ता यदि और से जुड़े हों और उनकी जो क्रिया होगी वो उसी लिंग में बहुवचन में प्रयुक्त होगी। दोनों उदाहरण, पहले वाक्य में रमेश, सुरेश और गणेश ये पुल्लिंग हैं, इसलिए उसकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन खेलते हैं के रूप में हुई। और दूसरे वाक्य में आपका सीता, रमा और रेखा स्त्रीलिंग है और दौड़ती है, उसी लिंग में, स्त्रीलिंग में बहुवचन के रूप में क्रिया का प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक विधान ऐसा है जहां या एक विभाजक के रूप में दो कर्ता के बीच में विभाजक के रूप में या का प्रयोग किया गया हो, तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी वह निश्चित रूप से अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। उदाहरण के तौर पर छोटा सा वाक्य है, भाई या बहन जाएगी। अब आप देखिए, भाई पहले आया, बहन बाद में, और या विभाजक से ये अलग अलग हैं, इसलिए अंतिम कर्ता बहन है तो क्रिया जाएगी, भाई या बहन जाएगी। इसका उल्टा करके हम देखते हैं, बहन या भाई जाएगा। बहन पहले आ गई, या विभाजक बीच में है और भाई अंतिम कर्ता है, तो उसी के अनुसार जाएगा पुल्लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। पांचवा हम आपको बताएंगे, जब एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ उनका चिन्ह लगा हो, तो यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म में दोनों में उनका चिन्ह लगा हो, तो कर्ता का चिन्ह ने है और कर्म का चिन्ह को है, दोनों लगा हो, तो उसके लिए एक निश्चित फार्मूला है, सूत्र है कि उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होगी। उदाहरण के लिए, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अध्यापक कर्ता हम चेंज कर लेंगे, अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया, अध्यापिकाओं ने छात्राओं को पढ़ाया, अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाया। तो कर्ता
कर्म बदलने के बाद बचा